Hello everyone, this is Ajulintin. So guys, up till now we have completed with the first phylum that is Protozoa, जिसमें हमने देखा था जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे phylum के उनको अच्छे से करा. Then जो टाइप स्टडी मॉडल था अमीबा प्रोटिस्ट उसको करा. And finally we have ended up with the parasitic protozoan in which we have deal with the Entamoeba histolytica. And today we are going to start with the new phylum that is Porifera or we can say sponges. देखो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है स्पॉन्जेस और दूसरा पोरीफेरा. पोर जो पोरीफेरा वर्ड दिस कम फ्रॉम द वर्ड पोर. पोर का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग्स. तो मान लीजिए अगर ये कोई अपना स्पंज है इस तरह से, तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी पे इस तरह से कुछ माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है. इन्हीं ओपनिंग्स को हम बोलते हैं पोर्स. तो ये खास कैरेक्टर हो गया इस फाइलम का. द बॉडी ऑफ द स्पंज इज परफोरेटेड, मतलब द पोर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द स्पंज. तो एक कैरेक्टर तो यही से हमें पता चलता है. दूसरा, दीज आर सेडेंटरी, सेसाइल एंड फाइंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. सेडेंटरी का सिंपली मतलब होता है जो काफी कम एक्टिविटी शो करता है, लेस एक्टिव. देन सेसाइल जो एक ही जगह पे फिक्स रहता है. तो जो अपने स्पॉन्जेस होते हैं यूजुअली जो ओशियंस वगैरह होते हैं उनमें जो बॉटम में जो रॉक्स वगैरह होती है उन पे अटैच्ड मिलते हैं. तो जो रॉक है इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेटम फॉर द स्पंज. तो ये अपना सबस्ट्रेटम की तरह एक्ट करेगा. तो दीज आर फाउंड टू बी अटैच्ड ऑन द रॉक्स व्हिच एक्ट एज सबस्ट्रेटम फॉर द स्पंजेस. देन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है वो कुछ इस तरह से है. जो अपनी यूनिट ऑफ लाइफ है वो अपनी सेल, सबसे छोटी यूनिट. And a cluster of cells is called as tissues. और जो आपके टिश्यूज है, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स. देन आपके जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. और इस ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो देखो जो ये स्पंजेस या फिर पोरीफेरा जो ये फाइलम है, इट कम जस्ट आफ्टर द प्रोटोजोआ. और प्रोटोजोआ अपना प्रिमिटिव फाइलम था. तो एक तरह देखे तो जो अपना पोरीफेरा वाला फाइलम है ये भी काफी प्रिमिटिव है. तो इसमें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मिलती है हमें? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो स्पंज की बॉडी के जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए कोई ऑर्गन सिस्टम या फिर टिश्यू सिस्टम कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है. कुछ स्पेसिफिक टाइप के अलग अलग सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं. देन नेक्स्ट इज हैबिटेट. These are mostly marine, except few like spongilla. जो आपका स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पंज है. इसके अलावा मोस्टली आपके के सारे मेराइन है. नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्री एंड नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. अगर सिमेट्री की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनिया एंड स्काइफा. ल्यूकोसोलेनिया और स्काइफा दो ऐसे एग्जांपल हैं जो एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं. उनमें कुछ अलग टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है. फिर बात आती है जर्म लेयर्स की. इनमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है. देखो जैसे कि हमें पता ही है हमारे पास तीन जर्म लेयर्स होती है, ई एम एंड ई. एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. दिस इज मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो अपने जो स्पंजेस होते हैं उनमें एक तो एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है और एक एंडोडर्म प्रेजेंट होती है. मेसोडर्म एब्सेंट होती है. एट द प्लेस ऑफ मेसोडर्म इसकी जगह पे थर्ड थिंग प्रेजेंट होती है जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, मेसोग्लिया, या फिर इसको मेसोहाइल के नाम से भी जाना जाता है, मेसोहाइल. इट इज अ नॉन सेलुलर या फिर नॉन लिविंग लेयर. नॉन सेलुलर लेयर ये प्रेजेंट होती है. तो अगर इस तरह से देखें तो अपने स्पंजेस कैसे हुए? डिप्लोब्लास्टिक, टू लेयर्स आर प्रेजेंट. देन थर्ड थिंग इज बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी मतलब जो स्पंज की बॉडी है उसमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है. तो उसमें एसिलोमेट होते हैं ये. तो बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं. हमारे पास तीन टाइप की बॉडी कैविटीज होती हैं. मतलब अगर बॉडी कैविटी के बेसिस पे देखें तो तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो नाउ लेट्स सी.
सिलोम के बेसिस पे। फर्स्ट इज एसिलोमेट। मान लीजिए ये आपकी आउटर लेयर है, दिस इज योर एक्टोडर्म। ये आपकी हो गई एक्टोडर्म। देन जो सेकंड लेयर आती है वो आती है आपकी मेसोडर्म। देखो जो मेसोडर्म के सेल्स आपको दिख रहे हो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम। और जो थर्ड लेयर है दिस इज योर एंडोडर्म। और जो रेड कलर से दिखाई गई कॉम्पैक्ट लेयर दिस इज योर मेसोडर्म। तो सिर्फ ये सेंट्रल वाला पार्ट आपको होलो दिख रहा है, दिस इज योर डाइजेस्टिव कैविटी या फिर गैस्ट्रिक कैविटी। डाइजेस्टिव कैविटी। इस कैविटी के अलावा आपको कहीं भी ओपन स्पेस या कोई कैविटी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब हो गया दिस इज एसिलोमेट टाइप। जहां भी बायोलॉजी में आपको ए दिख जाए, ए सिंपली मींस एब्सेंट। सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी या फिर बॉडी कैविटी, तो इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, तो दिस इज अवर एसिलोमेट टाइप। देन जो सेकंड थिंग आती है वो अपनी सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट। तो इसमें देखिए किस तरह से अरेंजमेंट होती है। मान लीजिए ये आपकी है, दिस इज योर एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म। और फिर जो आपकी ग्रीन कलर से दिखाई है ये आपकी एंडोडर्म। ये एंडोडर्म। और ये फिर वही सेंटर वाला पार्ट दिस इज योर गैस्ट्रिक कैविटी। इस वाले में आपको क्या है, कहीं पे मेसोडर्म नहीं दिख रही है, मैंने दिखाई नहीं है। उसकी अरेंजमेंट इस तरह से कॉम्पैक्ट नहीं होती है, बल्कि जो आपकी मेसोडर्म होती है वो इस तरह से कुछ पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दिस इज योर, ये आपकी मेसोडर्म है। तो ये क्या आपकी मेसोडर्म। द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको कैविटी दिखती है। जो आपका एंडोडर्म वाला ये पार्ट है और जो आपकी एक्टोडर्म वाला पार्ट है, इसके बीच में जो स्पेस है ये कैविटी है। बट ये कैविटी ट्रू कैविटी नहीं है, क्योंकि इस कैविटी में जो आपकी मेसोडर्म उसके पाउचेस प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सूडोसिलोम। और जो आपका सूडो होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि फॉल्स कैविटी। कैविटी है बट ट्रू नहीं है जैसी होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका यूसिलोम। देखो जहां भी यू आ जाए, यू से समझ जाना दैट इज ट्रू। ट्रू सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी। जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती उनको हम बोलते हैं यूसिलोमेट। तो इसमें देखिए ये वही आपकी आउटर लेयर है एक्टोडर्म। देन उसके बाद अंदर आपकी प्रेजेंट है ये एंडोडर्म। और यहां पे आपकी प्रेजेंट होती है ये मेसोडर्म। तो ये आपकी हो गई एक्टोडर्म। दिस इज योर मेसोडर्म। और जो अंदर वाली सबसे दिस इज योर एंडोडर्म। और अंदर बताने की जरूरत नहीं, वो आपकी गैस्ट्रिक कैविटी। इस वाले अरेंजमेंट में क्या होता है देखो, आउटसाइड टू द एंडोडर्म एंड इनसाइड टू द मेसोडर्म।
एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू कैविटी या बॉडी कैविटी कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें कैसे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इसको इसलिए हम यूसिलोमेट बोलते हैं। तो जो अपने स्पॉन्जेस होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। देखो जैसे जैसे आगे वाले फाइलम करेंगे उनमें मैं आपको बताता रहूंगा सूडोसिलोमेट के अंदर कौन आता है और यूसिलोमेट के अंदर कौन आता है। तो स्पॉन्जेस अपने एसिलोमेट होते हैं। अपने स्पॉन्जेस में दो लेयर होती है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होती है उसका नाम होता है पिनेकोडर्म, स्पॉन्जेस के केस में पिनेकोडर्म लेयर। और जो एंडोडर्म होती है स्पॉन्जेस में दैट इज कोआनोडर्म। कोआनोडर्म इसको इसलिए बोलते हैं, कोआनोसाइट्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें कोआनोसाइट्स के बारे में अच्छे से आएगा। तो कोआनोडर्म का नाम कोआनोसाइट से आया है। तो ये तो हो गया आपका बॉडी कैविटी के बारे में। देन जो नेक्स्ट थिंग आती है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में ये सेल एग्रीगेट है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, टिश्यूज नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जो फंक्शंस होते हैं वो सिंगल अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वही कैरी आउट करते हैं। देन रेस्पिरेशन इज डन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर जैसा कि मैंने आपको प्रोटोजोन्स के केस में बताया था। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स। कुछ स्पेसिफिक वैक्यूल्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं उनको। फिर जो एक्सक्रीशन है दैट इज अमोनोटेलिक। एक्सक्रीशन के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। जो अमोनोटेलिक होता है ये यूजुअली आपको जो मतलब मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट को रिलीज करने के लिए आपको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। पर जो अपने हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके पास इतनी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो तो अमोनोटेलिक शो नहीं कर सकते। बट आपके जो स्पॉन्जेस होते हैं वो पानी में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनमें ऐसा तो है नहीं कि पानी की कमी होने का कोई चांस है, तो उनमें शो होता है अमोनोटेलिक। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, NH3 वेस्ट, removal of nitrogenous waste in the form of ammonia is called as ammoniotelic. Then the next thing is skeleton. देखो क्या होता है, skeleton प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें भी दो टाइप की वैरायटीज होती है, या तो आपका जो skeleton हो कैल्केरियस हो, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो, या फिर सिलिशियस हो यानी कि सिलिकेट्स वगैरह से जो बना होता है। फिर जो नेक्स्ट थिंग आती है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड से शो होते हैं। असेक्सुअल वाले में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में तो शो करेंगे बडिंग। अगर कंडीशंस एडवर्स है, इनके लिए फेवरेबल नहीं है, देन दे विल शो गेम्यूल्स। गेम्यूल्स आर स्पेसिफिक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही आपकी जो अनफेवरेबल कंडीशंस है वो फेवरेबल में चेंज हो जाएंगी, चली जाएंगी, उसी टाइम पे गेम्यूल्स विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। और फिर सेक्सुअल में यूजुअली इसमें क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब जो मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। उसमें भी एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है दैट इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, प्रोटो यानी कि फर्स्ट यानी कि बिफोर, गाइनी यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है इट विल गेट मैच्योर बिफोर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये आपका सेक्सुअल में हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसमें दो इनडायरेक्ट होती है, दो तरह की। वैसे नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, एक और होती है डेवलपमेंट, अगर देखें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट अपने जो स्पॉन्जेस है उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, उनमें सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो देखो अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो उसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले अपनी एक लार्वल स्टेज के बाद ही एडल्ट फॉर्म में चेंज होगा। और जो आपकी इनडायरेक्ट में क्या होता है, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज। अगर देखें लार्वा आपका कैसा होता है,
सेक्सुअली इमेच्योर होता है आपका लार्वा, सेक्सुअली इमेच्योर फॉर्म। तो इनडायरेक्ट वाले केस में तो जो आपकी सेक्सुअली इमेच्योर फॉर्म है दैट इज लार्वा स्टेज है वो शो होती है। पर अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, लार्वा स्टेज शो नहीं होती है, आपको डायरेक्टली सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट फॉर्म देखने को मिलती है। अपने स्पॉन्जेस कैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उनमें लार्वा स्टेजेस होती है, अलग अलग टाइप के लार्वा होते हैं डिफरेंट मतलब स्पॉन्जेस के टाइप के बेसिस पे। तो ये तो था अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अच्छा एक पॉइंट हम यहाँ भूल गए, दैट इज नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम का तो इनमें होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इनमें नो न्यूरॉन्स आर फाउंड, कोई भी न्यूरॉन्स ही नहीं प्रेजेंट होता। अगर न्यूरॉन्स ही नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न्यूरॉन्स नहीं और नर्वस सिस्टम हो जाए, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम की जो एक बेसिक यूनिट बोलते हैं वो अपना न्यूरॉन्स ही है, यानी कि नर्व सेल्स। तो इनमें कोई नर्व सेल्स ही नहीं प्रेजेंट होते, तो इनमें अपना नर्व सिस्टम एब्सेंट होता है। तो यही पे टर्म और सुनी होगी आपने, एनसेफलाइजेशन। एनसेफलाइजेशन नहीं, एनसेफेलोन। जो एनसेफेलोन वर्ड है वो आप अपने ब्रेन के रिस्पेक्टिव में यूज करते हैं। तो ब्रेन अपना कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड वाले रीजन में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड सेफेलम। तो इससे वर्ड आता है सेफलाइजेशन। जो सेफेलम वर्ड कम्स फ्रॉम फॉर हेड, सेफेलम से आए सेफलाइजेशन। इनमें जो क्या है, जो बॉडी है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हेड अलग से दिखेगा, बाकी जो बॉडी का पार्ट है वो उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो इनमें सेफलाइजेशन भी नहीं होती है, मतलब सब कुछ एक सा ही दिखता है। हमारे जैसा नहीं है कि मुंडी अलग दिखेगी, धड़ अलग दिखेगा, लेग्स अलग दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो मान लीजिए ये कुछ इस तरह से, ये भी एक्सपोज हो सकता है, इस तरह से भी ये स्पंज हो सकता है। तो मतलब एक स्पेसिफिक सा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंग्विशन नहीं होता है। तो ये तो था अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कैनाल सिस्टम के बारे में। कैनाल सिस्टम के टाइप्स कौन से, साइक्लोइड, एस्क्रोइड, दोनों को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको भी अच्छे से लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा जितना भी बताने की मैंने कोशिश की है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।